तुम जानती थी कि मैं भीग जाऊंगी, परंतु माँ मुझे भीग
लौटा दिया है, शर्करा में डालो और पी लो। नहीं माँ, तुम पहले बताओ। और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम करो। मुझे अभी नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अपने अपने बरसती बूंदों के तिलक का अनुभव हो है। रोम अभी तक सीख है। तुम बोलती क्यों नहीं हो माँ? ऐसे करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं पत्रिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया नहीं जाता है माँ। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो तुम मुझे ना बताओ। ये लोग कौन है माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं? कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, पर जब भी दिखाई देती है कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। परंतु माँ, आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? जाने किस लिए आए हैं? माँ, तुमने बात नहीं बताई। अभी दिन बाद लौट आया। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था, परंतु माँ मैंने तुमसे कहा था अग्नि मित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए इतना प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरंतर प्रलाप करती हूँ? नहीं हो, तुम्हारी बात भी सच होने जा रही है। अपने मित्र संदेश आया है कि वे लोग संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। वे कहते हैं कि क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वे उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं जो कहती हूँ उसका अधिकार है। मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही हूँ। सुना हो, मैं कह रही हूँ, आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। ऐसे क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं, किंतु कितना बड़ा अपमान मुझसे सहन नहीं जाता है। माँ, मैं जानती हूँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी समझती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता है। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है, वे संबंध सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो कोमल है, पवित्र है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल और अनश्वर। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? तुम जिसे भावना देती हो वो मात्र छलना और आत्मप्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ ये भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? भावना में भावना का वर्णन। हाँ, माँ, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और विप्रशय की दृष्टि से देखती हो। गांव के अन्य व्यक्ति उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। माँ, अन्य व्यक्तियों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ठहरो माँ, चल क्यों नहीं? माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। जिएंगे ना, एक बार से बात होकर हम नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बार प्राण ले सकता है तो प्रियो का कोमल स्पर्श प्राण ले भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल स्पर्श पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर गृहता लेप होगा, कल हम फिर से वस्त्र घूमेंगे, कोमल धूप आएंगे ना। ये आहत है निशावक। यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देखी। राज्य के कुछ कर्मचारी हैं,
सुनेंगे, आप मुझे सुनेंगे, हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध भी पीना है। थोड़ा दूध हो तो किसी बात में जाओ। माँ ने खुद ऑर्डर किया। अभी हमने सोचा राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते देखा। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचलित लगा। माँ बहुत रुष्ट है। हम पहले से समझ हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर और स्वभाव को बना कैसे ये खुदा चिंता भी हम दूर में आ गया। तुझे वहां ले जाता हूँ जहाँ तुझे माँ की सीना के और उसका साइज से मिलेगा। सच माँ बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी वरना इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। मुझे तो और इसे बाहों में ले पिएंगे नहीं, हम ऐसा पिएंगे, हम तो वशी पिएंगे, ऐसे ऐसे दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? ऐसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाहर से हाथ हरी को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? ये तो बहुत बार तक हिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से गिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं लगते। मेरी वेशभूषा इस बात पे परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तो क्या मेरी लाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त समुद्री का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसे लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हरे शावक इसे बाहों में लिए हैं, मेरी बाहर से आहार हुआ है, इसलिए मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो दे। इस प्रदेश में हरड़ों का गेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि तुम्हें इसके लिए अपराधी ना माना जाए। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ के नाम शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरे शावक मुझे दे दो। ये हर शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम ये सोचकर भूल करते हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। इसे अंदर ले जाकर तल कर किसी आश्रम पर इस घर के तल और आश्रम हरण शापों के लिए नहीं। तुम देख रही हो ना माँ? हाँ, देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। तल और आश्रम मनुष्यों के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं। इसे मुझे नहीं लगता, इसके लिए मेरी बाहों का आस्था नहीं पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष तंतुर तुम्हें ले जाना देखता रहेगा। ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय देना तुम्हें आवश्यक होगा। संभवतः खैर राजपुरुष, इन शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास, तुम्हारा अर्थ में जिनसे हरे शावक की तर्क कर रहे थे तो कालिदास है? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी के राज का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार लेके लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैनी का राज आज ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना एवं उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वरुण जी इसी उद्देश्य से उज्जैनी से आए। उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे उनसे जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा चाहता हूँ देवी। तुमने सुना? राज उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं। थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिलाऊंगी।
अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ मैं इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें दूध से नहला दूं माँ। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ। तुमने सुना नहीं राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, फिर भी तुम दूध पी लो। और यदि फिर से वर्षा में भीगने का मौका हो तो मैं तुम्हारे लिए आसन बिछा दूँ। मैं जैसी निष्ठुर हो रहने दो। नहीं माँ, तुम कहाँ निष्ठुर हो? मैंने कब कहा? नहीं, तुमने नहीं कहा। अब दूध पी लो। माँ, माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। नहीं माँ, सुनना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, उन्हें राज्य की ओर से सम्मान मिल रहा है, उस व्यक्ति को जिसके उसके निकट के लोगों ने कभी नहीं समझा, जिसे घर में और घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। मैं कह चुकी हूँ, मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ? क्यों तुम इतना पूर्वग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध उतारना पूर्वक नहीं सोच सकती हो? मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोषी दोष देखती है। जहाँ दोष है वहाँ अवश्य दोष होती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? तो व्यक्ति आत्मसीमित है। संसार में अपने सिवा उसे किसी से मोह नहीं। इसलिए कि वे मातुल की गौर ना आकर बादलों में खोए रहते हैं। वे मातुल से और उसकी गौरव से प्रेरित नहीं है। वे केवल अपने घर को देख कर कहती हैं। बैठो माँ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। तुम आज समझो। तुम कहती हो तुम्हारा उसके साथ भावना का संबंध है। और भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती। परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि सच पूछो, इसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा उदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है? उस साधारण और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना कैसे की जा सकती है? और जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रह जाएगा। किसी संबंध से बचने के लिए आप जितना बड़ा कारण होता है, आपकी पूर्ति उससे बड़ा कारण हो जाता है। ये तुम्हारी नहीं, विनोद की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। उसका तुम्हारे साथ इतना ही संबंध है कि तुम मात्र एक उपादान हो, जिसके आश्रय से वो स्वयं से प्रेम कर सकता है, स्वयं पर गर्व कर सकता है। किंतु तुम क्या एक सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो तुम्हारे सामने जो प्रश्न उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगे? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो ये मेरी नहीं विलोम की भाषा है। आज तक का जीवन किसी तरह बीता है माँ, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं कर सकती। अंबिका, अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं? हाँ, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नाम दीवधारी से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ यार मातुल? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि ये इस तरह को द्रोही बने? पर उन्हें तो सुनना है राज की ओर से सम्मान मिल रहा है। वो उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। हाँ ठीक कह रहा हूँ, उज्जैनी से एक आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं कि यही कह रहा हूँ, आचार्य कल से अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु दो रथ 4 अश्वरोही उनके साथ हैं। मैं ना कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह का एक दोहित का पुत्र शुक्राचार्यों से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागिने की बात कर रहे थे। अरे समझो, उसी की बात कर रहा हूँ। समझो कि एक तरह से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है उनके राज्य की ओर से, पर वे वंशावतंस कहते ये सम्मान हमें नहीं चाहिए। मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ये राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्रय विक्रय की
क्या बात है, सम्मान मिल रहा है, ग्रहण करो, नहीं तो कविता का मूल्य ही क्या? कविता का कुछ मूल्य है यार मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि हृदय में सम्मान कहाँ चुकता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल, कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वे लोग क्या इसके अनुचर हैं, जिसकी अभिस्तुति करके सबके साथ नहीं जाएंगे? सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की एक उदासीनता व्यक्ति का महत्व को और बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए मातुल, तुम्हारा भाग्य है लोक नीति में भी विश्वास। ये लोक नीति है, तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मुक्त नीति दोनों का एक ही अर्थ है। अरे कोई व्यक्ति कुछ देता है, धन देता है या सम्मान देता है, वो अपना मन बदल भी सकता है, और मन बदल गया तो बदल गया। अरे तुम समझो, सम्राट रुष्ट भी हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और वहाँ आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैंने तुमसे क्या कहा था, जब तक मैं लौट कर ना हूं तुम आचार्य के पास ही बैठे रहना। परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हो तो इसकी सूचना तुरंत आपको दे दूं। ये भी कहा था, किंतु वो भी कहा था, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई, वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। तो मातुल, किंतु क्या मातुल मूर्ख है, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? नहीं मातुल। हाँ तो निश्चय तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ इस पूरे ग्राम प्रांतर में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता? पता नहीं इतने बड़े आचार्य को इस कालिदास की कविता में क्या विशेषता दिखाई दी। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात करती हो। आप एक हरे शावक को गोद में उठाए घर की ओर आ रहे थे, सौभाग्यवश मैंने रास्ते में देख लिया। मैंने प्रार्थना की, हे कवि कुल गुरु, आप इस रूप में घर की ओर ना जाएं। उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। सुनकर आप तुरंत ही वापस लौट लिए, जैसे रास्ते में आपने सांप देख लिया हो। मलिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो जी। नहीं, मुझे आसन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यागत मेरी आचार्य प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने कहा, हे कविवर, आचार्य आपको उज्जैनी ले जाना चाहते हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान किया जाएगा। चलते हुए अंगारों की दृष्टि से मुझे देखा और कहा, मैं राज की मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा था जैसे राज की मुद्रा इनके विराह में घुली जा रही हैं। मेरे सामने तो धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं अन्याय करता हुआ इनके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। ऊपर से इस निक्षेप से बोलकर आया था कि आचार्य के पास बैठे रहने को, लेकिन नहीं, ये भी धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए। परंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था। समाचार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और ये समाचार देने के लिए यहाँ आए हैं। अब एक काम कीजिए, वे कवि को शिरोमणि जहाँ कहीं भी हो ढूंढ कर उनको यहाँ ले आइए। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उनका आचार्य के सामने प्रस्तुत कर दूं, और मन कहता है जहाँ देखो चोटी से पकड़ कर उसको। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? हाँ देखा है। परंतु आपने मातुल से नहीं कहा? कि मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय उनके पास जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि मैं कालिदास? चाहता हूँ कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, परंतु मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं है। मातुल को अपने मुंह के कहे शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि सिर्फ बोलते ही जाते, परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहते। कालिदास हट कर बैठे हैं कि जब तक उज्जैनी से अतिथि वापस नहीं चले जाते वो जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता! विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें कैसी विचक्षणता है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है और कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर से साधना करता है। राज्य के प्रतिनिधि आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। ना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका,
वास्तव में उन्हें इस राजकीय सम्मान का मोह नहीं। सचमुच वो इस पार्वत्य भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते। मातुल या किसी का आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। संभव है एक व्यक्ति के अनुरोध से वो अपना हट छोड़ दे। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि अवसर की प्रतीक्षा करके वो बहुत कुछ खो बैठेंगे। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो इसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया, उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा क्या है। कुछ समय पहले उनका एक राजपुरुष से सामना हो चुका है। और उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कालिदास उज्जैनी नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। कालिदास जो आज है वही जीवन भर रहेंगे। एक स्थानीय कवि जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वो लोग भी उन्हें कुछ दिन में भूल ही जाएंगे। नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। मल्लिका, मुझे बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। माँ, ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ। मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। हाँ यार, मुझे क्षमा करना अंबिका। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। चले जाओ विलोम। तुम जानते हो कि तुम्हारे यहाँ आना मल्लिका को श्रेय नहीं है। जानता, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक जीवन के संबंध के बारे में कुछ नहीं जानती। वह नहीं चाहती है कि मैं यहाँ आऊं। कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। परंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है, मैं जो अनुभव करता हूँ वह स्पष्ट कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे दोष का दोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूँ कि बहुत दुखी हो। और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान। कालिदास उज्जैनी में राज्य कवि के रूप में रहेगा। और मल्लिका, मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले उसका और कालिदास का विवाह हो जाना चाहिए। तुमने इस बारे में कुछ सोचा तो होगा? मैं इस संबंध में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की मां इस संबंध में कुछ सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम यहाँ से चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा। और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे ग्राम प्रांत में अपवाद का विषय लगा हुआ है, यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों मल्लिका, क्यों? इतने वर्षों तक इतनी सारी पीड़ा क्या तुमने किसी दिन की नहीं सही? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इतने वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके खुद को गलाया है ताकि मल्लिका को किसी अभाव कारण
जबकि उसके पूरे जीवन के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विनोद। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, मुझे अकेली रहने दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास रहना बहुत आवश्यक समझता हूँ। मैं ये सब तुमसे नहीं, उससे कहने आया। मैंने मल्लिका को भी जगदम्बा के मंदिर में जाते देखा है। आशा करता हूँ कि वह कालिदास के साथ अभी नहीं है। मैं उसकी यही प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। अभी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी लोग। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी, उस वृत्ति में संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया। निसंदेह आज तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी है। तुम्हें हुआ? हाँ, एक मित्र के बिछड़ने का दुख किसे नहीं होगा। कल ब्राह्म मुहूर्त में चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्राह्म मुहूर्त में चले जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। सुना है वहाँ के जीवन में कई प्रकार के आकर्षण हैं, मदिरालय, रंगशालाएं तथा कई प्रकार की विलास भूमियां। हाय विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं आपको इस समय यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ देखकर पसंद नहीं हो, परंतु मैं अम्बिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। लोगों का कुछ भी करना अप्रत्याशित तो नहीं हो सकता है। हाँ, कहीं कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कालिदास। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छिपा। विलोम क्या है? इनका शब्द कालिदास और कालिदास शब्द विलोम। हम एक दूसरे के बहुत ही निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। इसी निकटता के आधार पर तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव हो फिर कभी इस तरह से बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान हमें बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय ये है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। हाय विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या? मैं बहुत ही सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है। क्यों अम्बिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और न ही जानना चाहती हूँ। ठहरो अम्बिका। आज तक सारे ग्राम प्रांतर में कालिदास से मल्लिका के संबंध के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता। इस स्थिति में क्या उचित नहीं है कि कालिदास स्पष्ट बता दे कि वो उज्जैनी अकेले जाना चाहता है या कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि बात ये है, परंतु हो सकता है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बात ही हुई हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? अम्बिका, तुम्हें कालिदास की बात कहाँ तक तर्कसंगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। बस कर भी दी। अच्छा तुम ही बताओ कालिदास, तुम्हें यह बात कहाँ तक तर्कसंगत प्रतीत होती है कि मैं दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करता हूँ? चलो ग्राम प्रांत में चलकर किसी से भी यह बात पूछ ले। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांत छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? किसी साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? मैं जानना चाहता हूँ
हूँ कि यदि एक क्षण के लिए तुम यह निश्चय कर लो कि उज्जैन जाओ तो क्या यह उचित नहीं है? हम अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप इस समय यहाँ एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे घृणा करती, लेकिन मैं तुमसे घृणा नहीं कर रहा। और एक बात मैं कालिदास से कहना चाहता हूँ, निश्चय ही कालिदास के अतिथि कर, परंतु मैं उसे तुमसे अधिक जानता हूँ। कालिदास, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है। हाँ, मुझसे अधिक कौन जान सकता है इसको? अनचाहा अतिथि फिर कभी आप पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए। फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न संभावना राजाशय स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूँ ना, यहाँ बैठो। तुम मुझे जानते हो ना, तुम समझते हो तुम इस अवसर का तिरस्कार करके यहाँ रह जाओगे। मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर को एक रिक्तता सी छा लेगी। बाहर भी एकदम सूना सा प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूँ कि मैं अपनी आंखें देख सकूं। मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, मैं इसलिए कहती हूँ कि जाओ। तुम पूरी तरह समझ नहीं रही मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? तुम इस भूमि से जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। अब तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि सुखावी कर सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। ये कोई आवश्यक नहीं कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई भूमि की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई आशंकाएं उठती है। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आती एक मलाव में गिर जाऊंगी। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे खूब प्रसन्न होंगी, खूब घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है तुमसे विदा। विदा तुम्हें नहीं दूंगी। चार युग से केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पद प्रशस्त हो। जाओ।
अब कैसा है अमेरिका का स्वास्थ्य? वैसे ही ज्वर आता है अभी। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। लगता तो नहीं। 2 वर्ष से निरंतर एक साथ ज्वर। वास्तव में अमेरिका बहुत चिंता करती है। औषध भी ठीक से नहीं खाती हूँ। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली होती जा रही है। 2 वर्ष से राजधानी से कोई व्यक्ति भी इधर नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं ही जाकर उससे मिला। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती हो मल्लिका। मुझे नहीं पता था कालिदास उज्जैनी जाकर इस तरह से वहां पे हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वो वहां जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी। वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की थी। कुछ समय पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने मुझे कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां ला दी। बता रहे थे उनके एक बहुत बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। हाँ, यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नए नाटकों की भी रचना की है, जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या? कहते हुए दुख होता है। वहीं के व्यवसायियों के मुंह से कुछ और बातें भी तो सुनी थी। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अखबार जुड़ने लगते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ मल्लिका। सुन तो सुना है कि गुप्त वंश की राजदुहिता के साथ उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखें तो बुरा नहीं है, परंतु यहाँ रहते जो उनका आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ जिसकी रक्षा के लिए तुमने? उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं। मैं अनेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। हाँ हाँ, बहुत विदुषी है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा ना, एक तरह से देखें तो कुछ भी बुरा नहीं, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि है। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है। आपके कहने से अगर मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। इसी बात का तो दुख है मल्लिका कि अगर तुम मेरे कहने से उन्हें प्रेरित ना करती तो आज तुम्हारा ये रुकना होता। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे आश्वस्त हैं तो मैं काम करती हूँ। वहाँ से इतना ही अंतर प्रतीत होता है। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दो, अब ला। लगता है आज फिर कुछ लोग राजधानी से आए हैं। कौन लोग? तो वैसी ही आकृतियां देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी। लेकिन पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। हवा में कितनी नमी आ गई है, वस्त्र का भट तो नहीं सूखते।
परंतु नहीं कैसे? सहसा उत्तेजित क्यों होकर आए मुझे? मैंने अभी अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते हुए देखा। क्या आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? वो एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? हाँ, मुझे विश्वास है कि वो स्वयं कालिदास है। कालिदास? हाँ, ये कैसे संभव है? मैंने अभी अभी देखा वो घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए थे। राजसी वेशभूषा में कोई उन्हें पहचानने की भूल कर सकता है, निक्षेप की आंखें भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखा, संभवतः राज्य के कर्मचारी भी उनके साथ आए होंगे। वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं? इसे पूछो, अंदर आ सकती है? तू पूछो, पूछना, तू पूछ। अच्छा सुनो, ये तुम्हारा घर है? हाँ, आइए, आप लेने आए हैं। हम विदेश रूप से किसी के यहाँ नहीं आए। समझ लो यूं ही आज राम प्रदेश में घूमने। हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं। और पहले मैं परिचय दे दूं, ये है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य कला का अभ्यास करती है। मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए आसन पर बैठिए। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं, बल्कि अध्ययन करने के लिए आए हैं। बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आए हैं। किंतु यहाँ पे तो स्थानीय शब्द है ही नहीं कुछ। देखो, मैं तुम्हें समझाऊंगी। बात ये है कि राजकीय योजना से हम दोनों कभी कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं। तुम समझ सकती हो कि कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु यहाँ घूमकर तो लगभग हम लोग निराश ही हो चुके हैं। हम यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। हम यहाँ के अध्ययन करना चाहती हैं। आप लोग बैठ जाइए ना। देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिनका संबंध यहाँ की और यहाँ के लोगों के जीवन से। परंतु यहाँ तो कुछ ऐसी विरचनाएं ही नहीं है। चल सही, ये यहाँ के संबंध में विशेष कुछ भी नहीं जान सकते। चल। चलो। अरे कभी इधर से जाना था। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए। सोचती थी जब तुम आओगे वैसे ही मेघ घिरे होंगे, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूं और कहूंगी मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी की ओर से आने वाले व्यवसायियों से मैंने कितना कितना कह कर ये रचनाएं करवाई। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में लगाऊंगी। कहूंगी तुम्हारी ये नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचती थी तुम राजधानी से आओगे तो तुम्हें ये भेंट दूंगी। तुम जब जब इस पर लिखते मुझे अनुभव होता कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज जब तुम आए हो तो सारा वातावरण ही कुछ और है। और मैं समझ नहीं पा रही तुम भी वही हो या? मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। जी कहिए। देवमातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। प्रणाम। देवमातृगुप्त कौन है? ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कवि, राजनीति निष्णात एवं कश्मीर के भावी शासक। देवमातृगुप्त की राजमहेशी, गुप्त वंश दोहिता, परम विदुषी, देवी तरंगु मंदिरी, आपके साक्षात्कार को सुख है और शीघ्र यहाँ आया जाती है। हम उनके अनुचर इसकी पूर्ण सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम।
वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनके राजवंशी मुझसे मिलने आ रहे हैं। मुझे विश्वास है इस गौरवपूर्ण अवसर पर आपस में वेशगिरी के हॉस्पिटल में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझूंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम ये कार्य अपने हाथ से संपन्न किए देते हैं। ठीक है। आओ नासिर, चलो। देवी द्वार से प्रवेश करेगी और आसन द्वार के निकट होगा। अच्छा, उस स्थिति में इसे 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 दोनों दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसे 1 2 3 4 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधा इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने के कारण आसन को यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और ये कौन? मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने और दूसरा कुंभ हाँ इस कोने होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये कुंभ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभ को भी यहीं रहने दिया जाए। ये वस्त्र वस्त्र भी गीले हैं, इसलिए इनको नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्र प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण है? ये तो मुझे याद ये याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ, तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। परंतु एक चूल्हा यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात पे हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। मुझे लगता है हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार में तो कुछ विशेष नहीं। नहीं, अभी शेष है। क्या? एक चौकी यार रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। तो इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं है। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा है। परंतु देखी तुमने पहले। तो हटा दो। तुम हटा दो। तुरंत रहने दो। हाँ, अब एक दृष्टि और डाल। हाँ, एक दृष्टि और डाल लें। अधिकारी वर्ग, आपका कार्य पूरा हो गया। क्यों उस पर? हाँ, हो गया ना? क्यों नासिर? हाँ, हो गया। केवल एक दृष्टि डालना और शेष है। हाँ, केवल एक दृष्टि डालना और शेष है। तो अधिकारी वर्ग वो दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी कंगू मंजरी बाहर पहुंच गई है। क्या? देवी ने मुझे बाहर पहुंच गई है? जी। चलो उस पर। चलो। आइए देवी, आइए। वो हमारे प्रांत की सबसे भोली, सबसे मिठी, सबसे सुशील लड़की है। मल्लिका, ओ मल्लिका, देखो जब से देवी आई है तुम्हारे
तुम्हारी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ और जब से आई तुम्हारे संबंध में पूछ रही है। देवी ये है मलिका, इस प्रांत की राजहंसनी। मलिका क्यों ना देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? अब आप विश्राम करें। अनुजन मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। परंतु आपके लिए आसन? उसकी चिंता न करें, मुझे यहाँ कोई असुविधा नहीं। असुविधा तो होगी, पर आप असुविधा को असुविधा ना माने, ये और बात है। कुलीनता कहते तो इसी को है। बड़े कुल की यही विशेषता होती है कि आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया। आपने थकाया मुझे, आप ही कारण मैं थकूंगा। आप मुझे पर्वत शिखर से खाई की तरफ, खाई से पर्वत शिखर की तरफ भी जाने को दे, तब भी मैं थकूंगा नहीं। मासुल का शरीर लोहे का बना, लोहे का, घमंड नहीं करता। हमारे वंश में प्रतिभा की नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत होती है। मैं तो एक दिन में 10-10 योजन पशुओं के पीछे भागा हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम है तो वो है पशु पालन करना। एक भी पशु मार से भटक जाए तो देखिए, आज भी आपके पशु बाहर भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख तो लीजिए। पशुओं की देखभाल और गुप्त राज से संबंध, पशुओं की देखरेख। अरे देवी, मैंने तो अपने पशु वर्षों पहले ही बेच दिए और मुझे उनसे लाभ ही रहा है, लाभ, क्योंकि सचमुच वैसी हो जैसे मैंने कल्पना की। अच्छा देवी, मुझे चलने की अनुमति दीजिए। घर में कहीं कुछ बिखरा पड़ा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है और चल तो आपकी प्रतीक्षा कर ही रहे होंगे। फिर भी कोई आदेश हो तो कहला दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मलिका, देवी के बैठने की कोई व्यवस्था करो, वरना देवी क्यों ही खड़ी रहेंगी। अच्छा देवी, चलता हूँ, फिर भी कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। यहाँ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, चिंता करने की मुझे क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए मलिका है, अंबिका है। फिर भी कोई आदेश हो मुझे कहला दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने कई बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों वो मेघदूत लिख रहे थे, प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले ले तो मैं आपके लिए आतिथ्य की मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ आतिथ्य के रूप में नहीं है, संभव था कि ये भी नहीं है, परंतु मेरे विशेष आग्रह पे मैं ये साथ लाई हूँ। इसके अतिरिक्त और भी कारण है। मैं इस प्रदेश का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इस प्रदेश का वातावरण? हाँ, यहाँ से कितनी दूर दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है, कितनी निर्व्यास सुंदरता है। यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में और ठहर जाएं। यहाँ को असुविधा तो होगी, परंतु आप इस सौंदर्यता के सामने जीवन की सारी सुविधाएं नहीं है। इन्हें आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का भी समय पर्याप्त नहीं। परंतु कितना अवकाश का। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन दूर रहना कई नई नई समस्या को जन्म दे सकता है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तर है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति समय अधिक संकटपूर्ण है। उसे देखने का हमें इतना अवकाश है। बैठ जाओ। हाँ, यहाँ मेरे पास बैठना। जी, लगता है ग्राम प्रदेश में रहते हुए भी साहित्य से तुम्हें अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास। वे अब मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। उज्जैनी के आने वाले व्यवसायियों से मैंने कहकर मंगवाई है। समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ। बचपन से उनकी संगिनी रही हूँ। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे जब यहाँ की चर्चा करते हुए आत्मविस्मित हो जाते हैं। कई बार राजनीति से उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे अवसरों को उनके मन को संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है। राजनीति में एक क्षण का महत्वपूर्ण है। एक क्षण की भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक दूरी पर बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण। अब वे
दूसरे चरण में जा चुके हैं। हमारा अधिक समय तो इसी अयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण कहीं पीछे न हट जाए। ऐसे में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? तुम ऐसा नहीं समझती? राजनीतिक जीवन में संपर्क में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रही हो। बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस प्रदेश का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। वो इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो, क्योंकि जिससे बहुत क्षति होती है वे व्यर्थ में अपना धैर्य खो देते हैं, जिससे समय भी जाता है और शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। हम चाहते हैं उनका समय इस तरीके से नष्ट ना हुआ करे, इसलिए हम यहाँ से कुछ ले जाना चाहते हैं। यहाँ से कुछ हरे शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ पे से कुछ घरों का भी निर्माण हम वहाँ करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी हमारे साथ है। यहाँ के से कुछ अनाथ बच्चों को भी ले जाकर हम वहाँ शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ उससे अंतर पड़ेगा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जटिल स्थिति में, इसका परिसंस्कार होना आवश्यक है। चाहो तो इस कार्य के लिए मैं आदेश दी जाऊंगी। उज्जैनी से तो कुशल स्थपति है। क्यों? आप तो बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। फिर भी चाहूंगी इस घर का परिसंस्कार हो। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। माता के घर के साथ पर हमें नया बनने के आदेश दिए हैं। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। यात्रा से पूरा आवश्यक कार्य करनी है। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें कोई बाधा है? तुम यहाँ किसी ऐसे सूत्र से तो नहीं बंधी कि मेरी माँ यहाँ है? या कोई बाधा नहीं, तुम्हारे माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करेंगे और तुम वहाँ हमारे साथ हमारे संग करेंगे। क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारी नहीं समझती, परंतु मैं तुम्हें इससे अधिक के अधिकारी समझती हूँ। मेरे यहाँ आने से पहले 2 राज्य अधिकारी आए थे। मैंने उन्हें सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं भेजा। तुमने उन्हें देखा? देखा है? तुम उन दोनों को जिसे भी अपने योग्य समझो उससे तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। देवी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में सिर्फ 2 ही नहीं और भी अधिक अधिकारी हैं। तुम हमारे साथ चलो, जिससे भी चाहोगी। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं कि तुम्हारा भी घर परिवार हो? नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है। माँ, इसके मन में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पे जीती है। इसके लिए जीवन में माँ, माँ, तुम उठ क्यों आई? तुम स्वस्थ नहीं हो। चलो चलकर लेटी रहो। चलो माँ। क्या मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती? दिन, मास, वर्ष मुझे यहाँ घुटते हुए बीत गए। ये घर नहीं, एक काल गुफा बन गया है, जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूँ। परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। भली अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। ये घर सदा से इस स्थिति में नहीं है राजबंधु। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती, बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु भी इस तरह टूटी गिरी नहीं थी, परंतु अब तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी गिरी से पड़ी रहती हैं। ये सब इसलिए है कि मैं देख रही हूँ, घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मलिका हमारे साथ चलती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती। पर अब जो कुछ भी संभव होगा मैं अवश्य करूंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर ऐसा मत कीजिए। इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही हूँ। अगर तुम्हें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पूर्व और भी आवश्यक कार्य करने हैं। यूँ तो उस समय भी अवकाश नहीं था, परंतु आना उचित समझा। तो पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे और उस बीच में इधर चले गए। अच्छा, परंतु राजबंधु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। मुझसे जो सहायता बन पड़ेगी मैं अवश्य करूँगी। अनुचर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए
तुम्हें और क्या चाहिए? राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए कोई और कैसे उत्तरदायी है? परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वो उस किसी की इच्छा के बिना तो यहाँ नहीं आएगी। राज्य के स्थान घर में बेटियों का संस्कार करते। आज वो शासक है, उसके पास संपत्ति है, उस शासक और संपत्ति का परिचय इससे और क्या उपाय हो सकता है? परंतु माँ कुछ नहीं जानती, माँ कुछ नहीं समझती, माँ भावना की गहराई तक नहीं जानती। माँ बैठ जाओ माँ। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पंगुली घर में पढ़ते हैं तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर किसी के जीवन में कहाँ आता है? ये अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षेत्र में कहाँ से आ सकता है? चलो आज मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के दुख और अभाव कितना बड़ा फंदा है कि राज्य के स्तर पर हमारे घर की बेटियों का परिसंस्कार करेंगे। बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम में किसी को भी तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज बाहर से आए अतिथियों के लिए सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। अतिथि आज यहाँ के पत्थर भी बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर भी बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्यवीरों। ये बात और है, पहले किसी ने इनका मूल्य नहीं समझा। तो जाकर तुम भी क्यों नहीं बदल देती? संभव है फिर तो क्या कोई पत्थर ही न शेष रहे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। माँ तुम स्वस्थ नहीं हो माँ, बैठकर बात करो। ग्राम में आज चारों ओर बहुत उत्साह है। ये दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, वे बाहर से आए अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। इस सामग्री में कुछ हरे चावल भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सच नहीं है? सच नहीं है। राजकन्या ने इंद्रवर्मा अष्टव्रत को स्वयं आदेश दिया है कि उसका कोई और अर्थ हो सकता है। और क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरित शौकों के साथ खेला करेंगी? या राज्य के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? ये भी एक मनोरंजक विषय है कि राज्य से आए राजधानी के कलाकार हर वस्तु की अनुकृति बनाने में लगे हैं। यहाँ का कोई भी पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं है जिसकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। इसका भी कोई दूसरा अर्थ हो सकता है। मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र की नजर से देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, घर, ये पहाड़ सब उनके लिए वैचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनके सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। जहाँ वैचित्र नहीं है वहाँ भी वैचित्र ढूंढ लेती हैं। मैंने एक कलाकार को यहाँ की धूप में अपने छाया की अनुकृति बनाते देखा है। यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया को अवश्य और सी होती है। वो कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ नहीं वो राक्षसी होती जिससे आज मैं माँ तुम स्वस्थ नहीं हो माँ। आर्यवीरों, माँ को विश्राम करने दीजिए। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या बता लेता हूँ? माँ की उत्सव दरबार से हमारा आगमन आया होगा। मैं तुझसे उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने आज यहाँ आना नहीं समझा। अब तो सुना है वो लोग चले भी जाएंगे। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है कि अंबिका अभी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ से एक बार वो आएगा अवश्य। व्यक्ति कोई संबंध ऐसे नहीं होता
विशेषकर जिसे रवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। क्यों मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए? अरे बिलो, मैं कह रही हूँ इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ उसके दूसरे कारण है। अंबिका जानती है कि इन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसीलिए कई बार जो बातें अंबिका के मन में होती है मैं मुझसे कह देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा होना तुम्हें अकर रहा है, परंतु मैं तुझसे रहो यहाँ रहना चाहता हूँ। और मैं शिखर की ओर से एक मशवरा वाली बातें देख रहा हूँ। संभव है कुछ क्षण के लिए वह होना चाहे, उस स्थिति में मैं भी उससे कुछ अच्छे पूछ लूंगा। उससे मेरी कहानी मिलता जो है। हाँ बिलो, उस स्थिति में आपका यहाँ रुकना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। आप अगर उनसे मिलना चाहे तो यही एक स्थान नहीं है। ये स्थान क्या हुआ है? उसके जाने के दिन भी इसने ही मुलाकात की थी। इसी स्थान पर मिलने से वर्षों के बाद अंतराल का अनुभव नहीं। हाँ बिलो, मैं कह रही हूँ आप इस समय यहाँ रुकने का हट ना करें। ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। माँ इनसे कहो ये यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसी बात हो जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। हाँ मैं कह रही हूँ आप चले जाए। आप नहीं जानते कि अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, पर अब भरोसा नहीं रहा। संभव है वो मित्रता एक ही ओर से हो। उसने कभी हमें अपनी मित्रता की योग्य समझा ही ना हो। और ऐसे भी समान की समान से मित्रता होती है। अरे बिल्लू, मैं कह रही हूँ आप इस समय यहाँ से चले जाएं। वरना वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? अच्छा अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता होती है। जितना हो सके अधिक से अधिक मधु और दही का सेवन किया करो। मैंने अभी नया मधु निकाला है। आवश्यकता हमें मधु की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। अब फिर भी कभी मधु की आवश्यकता पड़ जाए तो संकोच मत करना। उनके
मातुल के लिए आज भी वही मलिका। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल बनती जा रही है। पहले मैं भारी से भारी वर्षा की भी चिंता नहीं करता था, किंतु अब ये स्थिति है कि पैर आगे रखता हूं तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है, और बैसाखी आगे रखता हूं तो पैर पीछे फिसल जाता है। ये जानता कि राज प्रसाद में रहकर मैं अपना एक पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां ना जाता, और ऊपर से उन लोगों ने मेरा घर भी चिकने पत्थर का बना दिया है। इन चिकने पत्थरों पे तो पैर टिकता ही नहीं है। इससे तो वो मिट्टी अच्छी थी, कम से कम पैर को पकड़ती तो थी। अब तो घर रहते हुए मैं बेघर हो गया हूँ। न घर के अंदर चैन पड़ता है, न घर के बाहर चैन पड़ता है। मल्लिका, अगर मैं कहूँ खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि राज प्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, आप पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे तो आज तक पता नहीं चल पाया कि मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ या प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं। और उससे भी अधिक कष्टकर स्थिति ये थी कि जिन लोगों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने का मन करता था, वे मेरे सामने आदर से सिर झुका देते थे। मेरे सामने बताओ मातुल में ऐसा क्या है कि कोई उसके सामने सिर झुकाकर उसकी वंदना करे। मातुल ना देवी है, ना देवता है, ना राजा है, ना पंडित है, फिर क्यों कोई उसके सामने सिर झुकाकर उसकी वंदना करे। पर नहीं, मातुल क्या, मातुल के शरीर से उतरे हुए वस्तुओं तक की वंदना करने के लोग प्रस्तुत थे। मैं बार बार अपने शरीर को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे वो मंदिर में देवी देवताओं का होता है। लेकिन यहाँ आकर ये सुख मिलता है कि कोई मेरी सिर झुकाकर वंदना नहीं करता, और ये भी भ्रम दूर हो जाता है कि मैं प्रतिहारों के पीछे चल रहा हूँ या प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये वर्षा मुझसे सही नहीं जाती। वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? मल्लिका, ये तुमने घर की क्या स्थिति बना रखी है? अंबिका के ना रहने से घर की स्थिति नहीं रही। क्या ये सच है कि प्रियंको मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और आभूषण भिजवाए थे जो तुमने लौटा दिए? मैंने उनकी आवश्यकता नहीं समझी। और घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थापत्यों से कहा था। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग जला दूं? नहीं, वर्षा थम रही है, हल्की हल्की बूंदें। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं, वहीं जाकर वस्त्र सुखाऊंगा। अच्छा ये बताओ, कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना है, परंतु विश्वास नहीं होता। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव ऐसा ना हो, उतना ही संभव ऐसा हो, और ये भी संभव है जो हो वो ना हो। परंतु समाचार क्या है? समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए कहा सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया और अब वो उज्जैनी चले गए हैं? नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता।
राजधानी में उसका इतना मान था, सम्मान था, यदि राजधानी में रहना उचित नहीं था तो सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, उज्जैन चले जाना चाहिए था। परंतु राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। एक तो राजनीतिक जीवन और ऊपर से ये कालिदास। मैं तो इन दोनों में से किसी की दूरी आज तक समझ ही नहीं पाया। मैं समझता हूँ जो कुछ मैं समझ पाता हूँ वो सत्य सदा विपरीत होता है, और जब मैं विपरीत के पास पहुंचने लगता हूँ तो सत्य उसके विपरीत हो जाता है। अतः जो कुछ मैं समझ पाता हूँ वो हमेशा झूठ होता है। इससे तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है। वो काशी चला गया लेकिन सत्य ये है कि वो काशी नहीं गया और उसे संन्यास नहीं लिया। ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। हाँ? मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे क्या कहा? मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वो सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ कहता ही नहीं। वो काशी गया तो भी मैं झूठा, वो काशी नहीं गया तो भी मैं झूठा। ये तो ठीक है ना? नहीं, नहीं तुम काशी नहीं गए। तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करती हो और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। इस जीव को देखते हो? पहचान सकते हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वो दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के गोष्ठ में किसी दूसरे की न जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं, केवल विशेषण। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय मारंगनाओं के सहवास में व्यतीत हुआ है, परंतु तुमने मारंगना का ये रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने दोस्त को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरी अभाव की पीड़ा का
मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हो। पर मैं जो तुम्हें देख रही हूँ, वास्तव में मैं नहीं हूँ। देख रहा हूँ कि तुम भी हो रही हो। सब कुछ बदल सा गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये स्वप्न नहीं है। नहीं, स्वप्न नहीं है। यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहाँ आया हूँ कि एक बार आके यथार्थ को देख लूं। बहुत थक गए हो। थक गया था। अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने सारी थकान मिटा दी। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहाँ पहचान जाते हो? ये घर भी कितना बदल गया है। और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं। ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। मैंने नहीं बदला। चाहता हूँ तो मैं नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने नहीं सोचा था कि घर कभी मुझे अपरिचित में लग सकता। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। तुम भी अपरिचित लग रही। इसलिए कहता हूँ कि दृश्य उतना नहीं बदला, चित्री मेरी दृष्टि बदल गई। तुम थके हो, बैठ कर बात करो। आंखों से लगता है तुम अभी स्वस्थ नहीं हो। बहुत ही इधर-उधर भटकने के बाद यहाँ आया। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। तुम्हारी बातों से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छोड़ दिया है। आज मैं उन सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसते हैं। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मात्र गुप्त के क्लेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के क्लेवर में जी सकूं। कुंभ बाग छाल कुशाधिपत की रूही आकृतियां और तुम्हारी जाने के दिन तुम्हारी आंखों में जो स्मृतियां देखी थी, वो आज तक वो एक स्मृति में अंकित है। और मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा कि जब भी यहाँ वापस लौट कर आऊंगा तो सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा। तुम जो बात कर रहे थे करते जाओ। देख तो रुकाना है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वो चला जाएगा। कौन है ये? कहा ना, वर्षा में जिस किसी को भी आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु मुझे इसका सब बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। लगा जैसे मैं स्वर को पहचानता हूँ। यहाँ की प्रत्येक वस्तु की तरह मेरी किसी परिचित का बदला हुआ स्वरूप है। तुम थके हो और अस्वस्थ हो, बैठ कर बात करो। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता? एक कारण ये भी था, मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और प्रसन्नता का जीवन व्यतीत करने के बाद सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूं। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें बहुत अस्वाभाविक लगा, परंतु मुझे इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं लगा। अभावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उनमें प्रतिशोध लेने की भावना भी थी, जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। सम्मान मिला, अधिकार मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंची।
परंतु मैं सुखी नहीं हूँ। एक राज्याधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि प्रभुता और संविधान के मुंह में पड़कर मैंने उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और जिस दिशा में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया। जब भी मेरी आंखें उस दूर तक वाली उस क्षितिज रेखा पर पड़ती तब तक यह अनुभूति मुझे साथ दी कि मैं उस दिशा से दूर हटाया। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे होता गया और एक दिन कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे लगता था कि ये प्रदेश यहाँ की परवशक्ति और पत्रिका मेरे सामने मुख प्रश्न का रूप ले लेगी। फिर भी लोग का संवरण नहीं हुआ। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारी आंखें मेरे स्थिर मन को और स्थिर कर देंगी। मैं इनसे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता है। मैं जानता था कि तुम पर क्या प्रक्रिया होगी तो तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी इस संबंध में निश्चय था कि तुम्हारे मन में कोई ऐसा भाव नहीं आएगा और मैं आशा करते हुए चला गया कि कल एक ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद का विश्वास दिला सकूंगा। लोग समझते हैं कि मैंने वहां के वातावरण रहकर बहुत कुछ लिखा है, मैं जानता हूं कि मैंने वहां के वातावरण में रहकर कुछ नहीं, जो कुछ लिखा वो इसी जीवन का ही संचय है। कुमार समूह की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी मेघदूत की यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और पीड़ा विमर्दिनी यक्षिनी यदि भी मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें देखने की कल्पना नहीं की थी। अभियान शाकुंतला में तुम्ही मेरे सामने मैंने जब लिखने का प्रयत्न किया तब अपने और जीवन के इतिहास को फिर दोहराया और जब उससे हट लिखना चाहा तो रचना तारवान नहीं रही। रघुवंश में आज का मिलाप मेरी वेदना की अभिव्यक्ति है और चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती देख पाती, परंतु सूत्र को जिस रूप में ढूंढा था वर्षों पहले यहाँ लौट
वर्षों की तरह मेरे अंदर उमड़ रहा है, परंतु बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, पानी नहीं मिलती। ये कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है। ये पन्ने मैंने अपने हाथों से बना कर दिए थे। सोचती थी तुम राजधानी से आओगे तो तुम्हें ये भेंट कहूंगी इन पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए नहीं है। तुमने ये प्रश्न अपने हाथों से बनाकर सिए देवी में मैं पर एक महाकाव्य की रचना करता। स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है मल्लिका, और आंखों से ही स्थान पर ये प्रश्न श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने रंग इन पर छोड़ दिए। कई स्थानों में तुम्हारे नखों ने इन्हें छीना है और तुम्हारे हाथों ने इन्हें काटा, और इसके अतिरिक्त ग्रीष्म की हल्की धूप कह रहे होते मन की पट्ट धुलियों और स्तर की सीलन। ये कोरे प्रश्न कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, आनंद सरगोटे एक महाकाव्य। इन प्रश्नों पर क्या कुछ लिखा जा सकता है, परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम इससे अच्छा हल कर सकते हैं। ये मेरा वर्तमान है। कितनी बार कहा है भैया विलोम कि इतने मुझे न चला करो, लेकिन भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहली बार आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल कर गिर पड़े, फिर आए तो द्वार बंद, फिर जाते तो क्या करेगा? आज का तो दिन ही ऐसा है। न जाने मेरी आंखों को क्या हो गया है कि कभी कभी अपरिचित आकृति बड़ी परिचित जान पड़ती है और कभी कभी परिचित आकृति भी परिचित नजर नहीं आती। अब ये इतनी परिचित आकृति है तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नहीं आ सकता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। अरे गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट ही दूर हो गया। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरे वस्त्र मैले हैं इसलिए या मुझे से घृणा? हमारे तुम्हारे बीच का संबंध ऐसे निकट हो सकता? तुमने कहा नहीं था कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं? नहीं कहा था? यकीन मानो मैंने इतने वर्षों में उस निकटता में कोई अंतर आने नहीं दिया है। मैं तो समझता हूँ कि हम एक दूसरे के और निकट पड़ते हैं। क्यों है लिखा? अरे तुम यहाँ स्तंभित से क्यों खड़ी हो? अब तो यहाँ विलोम अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो यहाँ पे वो कालिदास का आतिथ्य और स्वागत कर सकता है। नहीं, तुम कहोगे कि कितनी आकस्मिक बात है कि उस दिन भी हमारी यही मुलाकात हुई थी और आज के दिन भी।
परंतु यकीन मानो ये उतनी आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी मुलाकात यहीं होती। तुमने भी कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया? इतने वर्षों बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। तुम्हें पता है कालिदास को हरीश सावत कितने पसंद है? एक हरीश सावत इस घर में भी है कालिदास। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? की आंखें बिल्कुल हरीश सावत जैसी हैं और अष्टावक्र तो कहता है तुम नहीं चाहती कि कालिदास जाने अष्टावक्र क्या कहता है? मुझे तो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। मैं तो इसलिए कह रहा था कि कालिदास स्वयं चलकर देखिए, आप बताएं कि अष्टावक्र की बातें कितनी सच है। क्या सचमुच में बच्ची की आंखें विलोम से मिलती हैं या चलो देखोगे? यहाँ से चले जाओ पिलो। चले जाओ? इस घर से या ग्राम अंदर से ही? कि शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। चला जा? क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो। क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि तुम्हें अपनी छोड़ी हुई भूमि अपनी सी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है, जैसे कि तुम्हारे बाहर जीवन की गति ही नहीं है, जैसे कि तुम और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को अधिकार दिया, सत्ता दी है। वधुओं और नैवेद्य लिए घर की देरी पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिए हैं, निर्माण किया है। तुम्हें उस निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि जहां खुद को देखना चाह रहे थे नहीं देख पा रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी ना आए। वर्षों के बाद आया अतिथि, न जाने फिर कभी आएगा भी। क्या कालिदास? सोच रहा हूँ कि वो आषाढ़ का ऐसा दिन ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और उस समय अंधेरा हुआ आया था। मैंने घाटी में आहत लड़चाओं को देखा और उठाकर यहाँ ले आया। तुमने उसका उपचार किया। और भी तो सोच रहे हो? सोच रहा हूँ पत्रिकाओं का विस्तार भी वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, और की वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश आता है। तुम कह रहे थे तुम फिर अंत से आरंभ करना चाहते हो? मैं कह रहा था मैं अंत से आरंभ करना चाहता हूँ। ये भी इच्छा के समय के साथ गलत था, परंतु देख रहा हूँ समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि प्रतीक्षा नहीं करती।